ओके, फार्माकोकाइनेटिक्स की नेक्स्ट पोर्शन जो है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि जो ड्रग एब्जॉर्ब होके हमारे प्लाज्मा में या ब्लड में पहुंचा था, वहां से मूव करके वो ड्रग टिश्यूज या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पहुंचना, इसको हम कहते हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। सो टिश्यूज एंड टीसीएफ, यहाँ पे इन दो जगह पे जो है ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पे ये डिपेंड करती हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन? तो वो फैक्टर्स हैं, पहला फैक्टर है कार्डियक आउटपुट। अगर कार्डियक आउटपुट ज्यादा है तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। दूसरा फैक्टर है वो है लोकल ब्लड फ्लो। अगर किसी टिश्यूज के पास ब्लड फ्लो ज्यादा है तो उस टिश्यूज में जो है डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा ड्रग का। तीसरी जो फैक्टर है वो है कैपिलरी परमिएबिलिटी। अगर कैपिलरी की परमिएबिलिटी ज्यादा है तो टिश्यूज में ज्यादा ड्रग जाएगा। इसके बाद चौथी जो फैक्टर है वो है कि जो ड्रग है वो उसकी जो बाइंडिंग कैपेसिटी प्लाज्मा प्रोटीन के साथ ज्यादा है या टिश्यूज प्रोटीन के साथ ज्यादा है। इसको हम कहेंगे डिग्री ऑफ बाइंडिंग ऑफ ड्रग विथ प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड टिश्यू प्रोटीन्स। अगर वो ड्रग, इसको मैं एक डायग्राम के साथ दिखाता हूं। ये है कोई कैपिलरी, एक यहाँ पे है टिश्यूज, ठीक है। टिश्यूज में है फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्लाज्मा प्रोटीन, सॉरी टिश्यू प्रोटीन है, यहाँ पे प्लाज्मा प्रोटीन है। अगर कोई ड्रग हमने जो लिया, अगर उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी या बाइंडिंग एफिनिटी जो है प्लाज्मा टिश्यू प्रोटीन के साथ ज्यादा है तो वो उस ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। अगर उसकी एफिनिटी प्लाज्मा प्रोटीन के साथ ज्यादा है तो वो ड्रग बाइंड होगा प्लाज्मा प्रोटीन और प्रोटीन के साथ ही बाइंड हो जाएगा और वो बाहर से नहीं निकल पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि उस ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन कम हो गया। अब है रिलेटिव लिपिड सोलुबिलिटी। लिपिड सोलुबिलिटी ऑफ ड्रग। अगर कोई ड्रग जो है लिपिड सोलुबल है तो वो मूव कर जाएगा कैपिलरी से टिश्यू में। अगर लिपिड सोलुबल नहीं है तो फिर वो कैपिलरी में रह जाएगा, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाएगी। और आखिरी जो फैक्टर है वो है टिश्यू वॉल्यूम। इसके बाद हम ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में एक चीज और पढ़ लेते हैं, वो है एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसका क्या मतलब हो गया कि इट इज एक्चुअली ये है इमेजिनरी वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इन आवर बॉडी। अगर उतना वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड हमारे बॉडी में हो गया तो उस कंडीशन में ड्रग की जो कंसंट्रेशन हमारे प्लाज्मा में है वही कंसंट्रेशन थ्रू आउट द बॉडी होगा, हर टिश्यूज में होगा वही कंसंट्रेशन। तो इसको मैथमेटिकली हम कैसे लिखेंगे? BD इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी डिवाइडेड बाय प्लाज्मा कंसंट्रेशन एट जीरो टाइम। जीरो टाइम का क्या मतलब हो गया? जीरो टाइम का ये मतलब होता है कि जब हमारे बॉडी में ड्रग्स जब प्लाज्मा में मैक्सिमम पीक कंसंट्रेशन पे था, अब जो है ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हुआ है। तो जब स्टार्ट हुआ है तो उस टाइम को हम कहते हैं जीरो टाइम। तो उस टाइम में जो है प्लाज्मा में कितना कंसंट्रेशन है वो यहाँ पे हम लिखेंगे। तो ये हो गया एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। और एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं? तो वो इसके जो फैक्टर्स अफेक्टिंग है वो सेम टू सेम ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के फैक्टर्स अफेक्टिंग है। तो ये एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं क्लीयरेंस।
क्लियरेंस का मतलब हो गया, अगर हम रफली कहें तो ये एलिमिनेशन भी कह सकते हैं हम इसको, लेकिन ये सिंपली एलिमिनेशन नहीं है। तो क्लियरेंस का हम मैथमेटिकल अगर फॉर्मूला लिखे तो दो इसका फॉर्मूला है, एक है रेट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ड्रग डिवाइडेड बाय प्लाज्मा कंसंट्रेशन। अगर हम इसको एक और फॉर्मूला के फॉर्म में लिखे तो क्लियरेंस का दूसरा फॉर्मूला बन जाता है 0.693 इंटू बी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय टी हाफ। ठीक हो गया। तो अब यहां पे आप देख सकते हैं कि क्लियरेंस जो है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड टी हाफ को भी अफेक्ट करते हैं, मतलब इस पे डिपेंडेंट है, या कहें टी हाफ जो है इन दोनों पे डिपेंडेंट है, एक ही बात है। अगर किसी ड्रग की क्लियरेंस ज्यादा होती है तो उसकी हाफ लाइफ कम होगी। ठीक है। अब क्लियरेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हैं कि कौन कौन सी ऐसे ऑर्गन्स हैं जो क्लियरेंस में हेल्प करते हैं। तो सबसे मेजर ऑर्गन लीवर, तो हेपाटिक क्लियरेंस हो गया, रीनल क्लियरेंस हो गया, उसके बाद जो है बाइल के थ्रू क्लियरेंस हो गया, उसके बाद सलाइवा, स्वेट, ब्रेस्ट मिल्क, तकरीबन जितने भी हमारे बॉडी की सिक्रीशन है उन सारे से ये जो है क्लियरेंस होती है हमारे बॉडी में ड्रग्स की। तो ये सारा हो गया क्लियरेंस की बात। क्लियरेंस के बाद हम ये चीज देखते हैं कि किन कंडीशंस पे ये हाफ लाइफ, पहले हाफ लाइफ होता क्या है। हाफ लाइफ का मतलब हो गया जो प्लाज्मा में एक कॉन्सेंट्रेशन है जितनी भी हो, फॉर एग्जांपल प्लाज्मा में एक कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे है 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, इस कॉन्सेंट्रेशन को हाफ होने में कितना टाइम लगेगा, इसको हम कहते हैं हाफ लाइफ। तो देखें ये अगर 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो गया तो यहां से ये अगर कॉन्सेंट्रेशन एक्सिस था और ये टाइम एक्सिस है तो ये हो गया इसका हाफ लाइफ। 10 मिलीग्राम से 5 मिलीग्राम तक पहुंचने के लिए जितना टाइम लगेगा उसको हम कहेंगे हाफ लाइफ। तो अब देखें ना कौन कौन सी फैक्टर है जो कि हाफ लाइफ को बढ़ाने में हेल्प करते हैं या चेंज करने में हेल्प करते हैं। तो फैक्टर्स इंक्रीजिंग हाफ लाइफ, कौन कौन सी फैक्टर है। पहला फैक्टर है हेपाटिक एंड रीनल ब्लड फ्लो। क्यों है ये मतलब हेपाटिक और रीनल ब्लड फ्लो अगर ये देखें ना कम हो जाएगा तो ब्लड के साथ ड्रग भी बहुत कम पहुंचेगा लीवर में और किडनी में। तो लीवर में जो मेटाबोलाइज होके इनएक्टिवेट होना था ड्रग को वो तो होगा नहीं, तो हाफ लाइफ ऑफ कोर्स मतलब ड्रग एज इट इज रह जाएगा, हाफ लाइफ बढ़ जाएगा। उसके बाद अगर किडनी में ब्लड फ्लो कम हो गया तो एलिमिनेट नहीं हो पाएगा वहां से, तो ड्रग जो है ब्लड में अगेन ज्यादा हो जाएगा, तो उसकी हाफ लाइफ मतलब ज्यादा देर तक रहेगा, तो हाफ लाइफ ज्यादा हो गया। इसके बाद दूसरी जो चीज है वो है इनएबिलिटी ऑफ टिश्यू टू एक्सट्रैक्ट ड्रग्स फ्रॉम प्लाज्मा। अगर देखें ना कोई टिश्यूज ऐसे हैं जो कि प्लाज्मा से ड्रग को ले नहीं पा रहे हैं, तो प्लाज्मा में ड्रग ज्यादा देर तक रहेगा, उसकी हाफ लाइफ ज्यादा हो गया। तीसरी है क्लिनिकल कंडीशंस जिसमें जो है मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स कम हो गया। मतलब अब देखिए ड्रग जो मेटाबोलाइज होकर इनएक्टिवेट होना था वो अब मेटाबॉलिज्म हो ही नहीं रहा। इसका मतलब ड्रग अब एज इट इज है, ड्रग जो है एलिमिनेट नहीं हो, सॉरी अब ड्रग जो है एज इट इज है, तो ड्रग्स की कंसंट्रेशन प्लाज्मा में ज्यादा देर तक रहेगा। एक और चीज हम कह सकते हैं, एक होता है एंजाइम इनहिबिटर्स, जो कि हम बात करेंगे अभी ड्रग मेटाबॉलिज्म में। अगर एंजाइम इनहिबिटर देते हैं साइटोक्रोम P450 का जो है इनहिबिटर्स देते हैं तो ये भी जो है हाफ लाइफ को बढ़ा देगा, क्योंकि ये जो है लीवर में जो ड्रग का मेटाबॉलिज्म होना था उसको रोक देगा और उसकी वजह से हाफ लाइफ ज्यादा हो जाएगा। तो ये था सारा ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे ड्रग की मेटाबॉलिज्म के बारे में। तो फार्माकोकाइनेटिक्स के अब लास्ट पोर्शन की बात हम करते हैं, वो है ड्रग मेटाबॉलिज्म।
या मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग, या इसका दूसरा नाम है बायो ट्रांसफॉर्मेशन। वर्ड से ही क्लियर है, बायो मीन्स लिविंग बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो जाना, केमिकल अल्टरेशन ऑफ ड्रग्स इन द लिविंग बॉडी। केमिकल अल्टरेशन ऑफ ड्रग्स इन बॉडी या लिविंग बॉडी। ठीक हो गया। अब जो है, जो ड्रग मेटाबॉलिज्म से रिजल्ट क्या क्या आएगा, तो 3 मेन रिजल्ट आते हैं ड्रग मेटाबॉलिज्म से। या तो ड्रग एक्टिवेट हो जाएगा, जो कि बहुत ही कम ड्रग है जो एक्टिवेट हो जाते हैं, और वो कौन कौन सी ड्रग होगा जो एक्टिवेट हो जाएगा, उसको हम कहेंगे प्रो ड्रग्स। मतलब जो ड्रग्स जो मेटाबॉलिज्म के बाद एक्टिवेट होता है उसको हम कहते हैं प्रो ड्रग्स। एग्जांपल में आप देख सकते फिनाइसिटिन से पैरासिटामोल बनना, ठीक है। से पैरासिटामोल बनना, तो ये फिनाइसिटिन जो है वो है प्रो ड्रग, और पैरासिटामोल जो है आ गया उसका एक्टिवेटेड ड्रग। दूसरा जो है ड्रग इनएक्टिवेट हो सकता है मेटाबॉलिज्म के बाद या बायो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, तो बहुत सारे ड्रग ऐसे हैं जो इनएक्टिवेट हो जाते हैं। उसके बाद तीसरी जो है वो है मॉडिफिकेशन। बहुत सारे ड्रग्स जो है मॉडिफाई भी हो जाते हैं मेटाबॉलिज्म के बाद। तो ये था ड्रग मेटाबॉलिज्म। इसमें अब मेनली 2 फेजेस या 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हैं। तो पहला ग्रुप ऑफ रिएक्शन को हम कहते हैं सिंथेटिक रिएक्शन, सॉरी नॉन सिंथेटिक रिएक्शन। पहले रिएक्शन, इसको हम कहते हैं फेज 1 भी कहते हैं। फेज 1, इसमें 3 मेन इसके सब टाइप्स है, वो है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड तीसरा जो है हाइड्रोलाइसिस। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलाइसिस आर द 3 मेन जो है सब टाइप्स ऑफ नॉन सिंथेटिक रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब 2 टाइप्स के, एक है माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशन, दूसरा है नॉन माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ओके। माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब हो गया कि जो हमारे लीवर में साइटोक्रोम P450 है वो एंजाइम के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करेगा, तो उसको हम कहते हैं साइट डिपेंडेंट, साइटोक्रोम P450 डिपेंडेंट ऑक्सीडेशन। और नॉन माइक्रोसोमल जो है साइट इंडिपेंडेंट है। अब इसके एग्जांपल क्या है या फर्दर टाइप्स क्या है, इसके 6 टाइप्स हैं। तो 6 के लिए बहुत इजी है, आप नॉन से याद कर ले, 4 तो ऐसे याद हो गया। इसके अलावा है हाइड्रोक्सिलेशन, रिमेंबर इट इज नॉट हाइड्रोलाइसिस, इट इज हाइड्रोक्सिलेशन। उसके बाद जो है डीएमिनेशन। इसके बाद नॉन्स को हम देखते हैं, एन डी अल्काइलेशन, ओ डी अल्काइलेशन। उसके बाद जो है एन ऑक्सीडेशन एंड एस ऑक्सीडेशन। तो ये हो गया 6 टाइप्स ऑफ माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसके बाद 2 टाइप्स के होते हैं नॉन माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो एक है अमाइन ऑक्सीडेशन और दूसरा है डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। तो ये हो गया इसका फेज 1 एंड फेज 2 का जो है। फेज 1 के जो है ऑक्सीडेशन के माइक्रोसोमल एंड नॉन माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशन रिएक्शन।
इसके बाद हम फेज 2 की बात करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, सिंथेटिक रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो है ड्रग्स कॉन्जुगेट होता है, इसको कॉन्जुगेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो कॉन्जुगेशन विथ, इसमें आ जाता है ऐसा रिएक्शन जिसमें कॉन्जुगेशन विथ ग्लाइसिन, सल्फेट, इसके बाद टॉरिन आ जाता है, इसके बाद आ जाता है ग्लूकुरोनाइड के साथ, मतलब ग्लूकुरोनाइडेशन रिएक्शन, मिथाइलेशन रिएक्शन, एसिटाइलेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें रिएक्शंस इसमें आ जाती है फेज 2। साइटोक्रोम P450 के एंजाइम इंड्यूसर्स एंड इनहिबिटर्स की बात करते हैं। ओके, सो इंड्यूसर्स बहुत ही इजी, इसका निमोनिक्स है PCR, और इनहिबिटर जो है ओके, P4 फिनोबार्बिटल, C4 कार्बामाजेपिन, R4 राइफेम्पिन, इधर ओकरे, O4 ओमेप्राजोल, K4 कीटोकोनाजोल, I4 राइटोनाविर, और E4। ओके, तो ये था साइटोक्रोम P450 इंड्यूसर्स एंड इनहिबिटर्स। इंड्यूसर, अब थोड़ा सा मैं इसको बता देता हूँ कि अगर इंड्यूसर हम देते हैं साइटोक्रोम P450 का, तो वो क्या करेगा, ड्रग की मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देगा। इसके वजह से क्या होगा कि ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी ब्लड में, तो इसलिए डोजेज हमें बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि हमें थेराप्यूटिक विंडो या थेराप्यूटिक विंडो के अंदर हमें वो प्लाज्मा कंसंट्रेशन आनी चाहिए। इसलिए अगर हम कोई किसी ड्रग की टॉक्सिसिटी हो जाती है, तो टॉक्सिसिटी कंडीशन में भी हम एंजाइम इंड्यूसर्स दे सकते हैं, ताकि उस ड्रग की मेटाबॉलिज्म हो जाए और उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाए प्लाज्मा में। ठीक हो गया, तो ये था जो है फार्माकोकाइनेटिक्स के लास्ट पोर्शन मेटाबॉलिज्म के बारे में। इसके बाद आखिरी चीज ये रह गया इसका कि व्हाट आर द, मतलब कौन कौन सी ऐसी काइनेटिक्स हैं जिसके जरिए जो है मेटाबॉलिज्म होती है। तो टू काइनेटिक्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, एक है, या कोई भी ड्रग या तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स आएगा या फिर वो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स आएगा। और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक और जीरो ऑर्डर काइनेटिक है क्या, तो देखिए, अगर कोई ड्रग प्लाज्मा में उसकी कंसंट्रेशन अगर 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे किसी ड्रग की कंसंट्रेशन 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, और कह रहा है कि उस ड्रग की हर हाफ लाइफ के बाद उसकी कंसंट्रेशन हाफ, जितना प्लाज्मा में है उसकी कंसंट्रेशन हाफ होती जा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, एक हाफ लाइफ के बाद 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो गया प्लाज्मा में, अगले हाफ लाइफ के बाद 2.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो गया। मतलब देखें, जितना उस वक्त प्लाज्मा में रहेगा उसका हाफ होगा नेक्स्ट हाफ लाइफ में। तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। इसमें जो है अमाउंट फ्रैक्शन जो है सेम है, अमाउंट चेंज होती जा रही है मेटाबॉलिज्म की, ठीक है। और इसमें जो है टी हाफ लाइफ जो है, हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ये कांस्टेंट रहता है। अब जीरो ऑर्डर की बात करते हैं, तो जीरो ऑर्डर में क्या होगा कि प्लाज्मा की जितनी कॉन्सेंट्रेशन है ना, हाफ लाइफ में बेशक जितनी भी कॉन्सेंट्रेशन हो प्लाज्मा में, हर हाफ लाइफ के बाद कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग्स जाएगा। लाइक अगर 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है कॉन्सेंट्रेशन, तो जीरो ऑर्डर में क्या होगा, जीरो ऑर्डर में क्या होगा, 10 के बाद 5 हो जाएगा एक हाफ लाइफ में, और अगले हाफ लाइफ में ये जीरो हो जाएगा।
ठीक है, तो ये हो गया जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। इसमें हाफ लाइफ इज डिपेंडेंट ऑन प्लाज्मा कंसंट्रेशन। ठीक है, तो दीज आर ऑल अबाउट फार्माकोकाइनेटिक्स। थैंक यू।